लाइट, ये सुनने में शब्द जितना ज्यादा सरल और सिंपल लगता है ना, ये उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और लाइट असलियत में है क्या, ये आज की डेट तक साइंटिस्ट ढंग से समझ नहीं पाए हैं। लाइट के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको सुन के आपको ये यकीन हो जाएगा कि अगर लाइट भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो पे लाइट पे डालते हैं थोड़ा सा प्रकाश और शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। मगर उससे पहले आई नो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो दोस्तों, लाइट को जानने की शुरुआत हुई थी 17वीं शताब्दी में। मैं इस वीडियो को इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक स्टोरी सुन रहे हो या फिर कोई एक सिंपल सी कहानी सुन रहे हो। तो 17वीं शताब्दी से पहले किसी ने ना तो सोचा था ज्यादा इसके बारे में, ना इस पर ज्यादा कोई रिसर्च करी थी। तो 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने, जो कि वेस्ट के साइंटिस्ट रहे, उन्होंने लाइट पर रिसर्च करना चालू करा। और ये वेस्ट की डिस्कवरी थी, हमारे इंडिया की नहीं। इंडिया के अंदर बहुत सारे वेदों में ऑलरेडी प्रकाश और लाइट के बारे में काफी जानकारी पहले से ही थी। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे इस चीज में कि इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइट क्या है, एटम क्या है। और इनफैक्ट इस चीज की काफी सारी आपको बातें और चीजों के बारे में समझना, आपको गीता में भी इस चीज पे ज्ञान मिल जाएगा। तो अभी जो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, ये हम वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब अंग्रेज लोग इंडिया में आए तो हमारा जो कल्चर था, स्टडी था, वो वेस्ट से ही इन्फ्लुएंस हो गया। तो हमने अपने कल्चर को ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करा। तो आज की जो इस वीडियो में हम आपको लाइट का पर्सपेक्टिव देंगे, वो हम देंगे वेस्ट की तरफ से आता हुआ। तो 17th सेंचुरी के अंदर आइजैक न्यूटन डिस्कवर करते हैं कि लाइट जो है ये पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और ये इन पार्टिकल्स को नाम देते हैं कॉर्पस्कुलस। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती लग रही होगी तो आपकी स्क्रीन पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हो, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग सर्च कर सकते हो। अब 17वीं शताब्दी से हम बढ़ते हैं सीधा 100 साल आगे समय में। अब 17वीं से 18वीं शताब्दी तक लोग यही मानते रहे कि लाइट एक पार्टिकल है। अब 18वीं शताब्दी में क्या अलग होता है? अब 18वीं शताब्दी में, टू बी प्रिसाइज 1801 में, एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था थॉमस यंग। अब ये बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट तो वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब जो पुराने लोगों का बिलीफ सिस्टम था, जो 100 साल से लाइट को पार्टिकल मानते हुए आ रहे थे, उनके दिमाग चकरा जाते हैं और वो कहते हैं वेव है तो साबित करो कैसे वेव है। तब यहां से निकल के आता है दोस्तों डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक आपका बोर्ड होता है जिसके अंदर 2 स्लिट्स बने हुए होते हैं। अब वो 2 स्लिट्स, अब चाहो तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हो। एक कार्डबोर्ड का पीस लेना है जो बीच में से बिल्कुल खाली हो, और उसको अंदर एक बीच में स्लिट लगाने के लिए आप ह्यूमन हेयर का यूज कर सकते हो, और ह्यूमन हेयर को आप उसमें बीच में लगा सकते हो। और लाइट के सोर्स के लिए आप लेजर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और किसी भी प्लेन वॉल पे जब आप लेजर लाइट को उस ह्यूमन हेयर के थ्रू बाहर निकालोगे, दूसरी साइड से देखोगे, तो आप किसी भी प्लेन वॉल पे उसका प्रोजेक्शन देख सकते हो। अब हम जानते हैं इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, प्रोजेक्शन में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग दिखेगा। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले पूरे तरीके से हमें यह समझना होगा कि वेव कैसे फॉर्म होती है। तो आप एक बॉल लो, उसको पानी में बार बार अप डाउन करो तो वो वेव फॉर्म हो जाएंगी। एक वेव होती है अप स्केल एंड डाउन स्केल में। अब 2 वेव्स जब इकट्ठा ट्रेवल करती हैं तो वो दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट करती हैं, और वो जब भी एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी या फिर एम्पलीफाई करेंगी, तो जहां पे एंड पे, जहां पे डिटेक्टर होगा, वहां पे वो एक पैटर्न क्रिएट करेंगी, जो उन साइंटिस्ट के डिटेक्टर वॉल पर भी क्रिएट हुआ। तो जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ लाइट के साथ में, तो लाइट ने पार्टिकल की तरह नहीं बल्कि एक वेव की तरह बिहेव करा। अगर लाइट पार्टिकल होती तो वो जब स्लिट से पास होती तो लाइट के 2 ब्लॉक बन जाते, 2 पैचेस बन जाते बड़े बड़े। बट जब वो वेव की तरह बिहेव कर रही थी तो लाइट की लाइंस बन गई, वो भी मल्टीपल, क्योंकि वो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। वो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे क्रिएट होता है ये मैं आपको बता और दिखा दोनों चुका हूं। अब थॉमस यंग के 1801 के एक्सपेरिमेंट के बाद सारे लोग ये मानने लगे कि यार लाइट वेव ही है, पार्टिकल नहीं है। तो लोगों का पर्सपेक्टिव देखो साइंस में कितना जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो 1801 से लेके 1905 तक, जब तक इसके ऊपर नई डिस्कवरीज नहीं हुई, अगले 100 साल तक लोग यही मानते रहे कि लाइट वेव है। 1801 से निकल के अब हम आते हैं 1905 में, 100 साल, लगभग 100 साल आगे। अब 1905 में ऐसा क्या हुआ? 1905 के अंदर कुछ साइंटिस्ट फिर से लाइट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए,
क्यों? क्योंकि वो लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझ पा रहे थे। लाइट अगर जब भी किसी मेटल के ऊपर गिरती है, कोई भी तरीके की लाइट, सनलाइट क्यों ना हो, तो वो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देती है। और साइंटिस्ट इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि अगर एक मेटल का पीस है और उसके ऊपर लाइट गिर रही है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि लाइट तो एक वेव है। तो साइंटिस्ट फिर से कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने क्या करा कि हम एक काम करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी ना बढ़ा के लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अगर ये वेव ही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब उन्होंने लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करा तब उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। तो साइंटिस्ट और ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि जब हमने पहली बारी लाइट डाली तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही थी, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। फिर जब हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करी तो पहले पॉइंट में तो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, बट जब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो लाइट एक वेव की तरह बिहेव कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली उसके ऑसिलेशंस को दिखाती है कि कितनी तेज वो फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी तेज होगी तो ऑसिलेशन बढ़ जाएगा और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ रही है। और इसीलिए जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो साइंटिस्ट को ये लगा कि यार ये वेव ही है। मगर साइंटिस्ट की इस दुविधा का समाधान अभी तक नहीं निकला था। मगर 1905 समय था आइंस्टाइन का। तो आइंस्टाइन ने सजेस्ट करा कि लाइट एक्चुअली स्मॉल पैकेट्स में ट्रैवल करती है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा, जिसको बाद में जीएन ल्यूइस ने फोटॉन्स बुलाया। और इस डिस्कवरी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला। बट 17th सेंचुरी में जब न्यूटन ने ऑलरेडी पार्टिकल बोला था और 1905 में 200 साल आगे फिर आइंस्टाइन ने लाइट को एक पार्टिकल बना दिया था, तो अब साइंटिस्ट फिर से कंफ्यूज हो गए थे। अब यहां पे सॉल्यूशन एक ही निकलता था कि क्यों ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिर से करके देखा जाए, क्योंकि अब तो हमारे पास और ज्यादा एडवांस टेक्निक्स हैं। पहले तो हम लाइट ही भेज सकते थे, बट अब हमारे पास टेक्निक्स है कि हम एक सिंगल फोटोन एक सिंगल समय पे भेज सकते हैं। तो हर साइंटिस्ट कम्युनिटी एग्री कर गई कि यार ये वाला एक्सपेरिमेंट अब हमें करना चाहिए। मगर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो वाकई में जो डिस्कवरी निकल के आई, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में साइंटिस्ट ने एक साइड पे एक लाइट एमिटिंग डिवाइस लगाया, जिससे कि एक टाइम पे एक ही फोटोन निकल सकता था। उसके आगे उन्होंने रखा डबल स्लिट और पीछे थी डिटेक्शन वॉल। अब जब एक टाइम पे एक ही फोटोन छोड़ा गया तो बेसिकली जो डिटेक्शन वॉल थी वहां पे एक ही फोटोन डिटेक्ट हुआ, बट कॉन्टिन्यूसली थोड़े बहुत और फोटोन छोड़े गए। मगर यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक टाइम पे एक ही फोटोन छोड़ा जा रहा था। जब कॉन्टिन्यूसली फोटोन छोड़े गए तो डिटेक्शन वॉल पे डिटेक्ट हुआ कि यार यहां पे तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो गया फिर से। मगर इंटरफेरेंस पैटर्न एक सिंगल फोटोन के छोड़े जाने से बहुत नामुमकिन था, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होना ही होता तो उस फोटोन को एक ही समय में दोनों स्लिट से होके जाना पड़ता। मगर एक फोटोन तो एक ही है, वो दोनों स्लिट से होके कैसे जा सकता है एक ही समय में? और एक और चीज मैं आपको बता दूं, फोटोन स्प्लिट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि 50% फोटोन यहां से चला गया 50% यहां से, फोटोन स्प्लिट नहीं होता। और साइंटिस्ट को इसने और चक्कर में डाल दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम उस डबल स्लिट के अंदर डिटेक्टर्स लगा देते हैं, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो हम फोटोन भेज रहे हैं वो ए स्लिट से जा रहा है या फिर बी स्लिट से जा रहा है या फिर दोनों से जा रहा है। क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट केवल एक ही कंडीशन में हो सकता था कि जब वो फोटोन दोनों स्लिट से इकट्ठे जा रहा हो। अब यहां पे जो साइंटिस्ट को रिजल्ट मिलता है ना, ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है। जब साइंटिस्ट ने फोटोन छोड़ा उस स्लिट से और दोनों साइड डिटेक्टर लगे हुए थे स्लिट पे, स्लिट ए स्लिट बी, तो साइंटिस्ट ने डिटेक्ट करा कि फोटोन तो एट अ टाइम एक ही स्लिट से जा रहा है। और फिर उन्होंने खूब सारे फोटॉन्स छोड़े और आप यकीन नहीं करोगे, जो पीछे डिटेक्शन वॉल थी वहां पे लाइट के पैचेस क्रिएट हुए और कोई इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट नहीं हुआ। तो इससे हमें यह पता लगता है कि लाइट को पता था कि कब उसे ऑब्जर्व करा जा रहा है, और जब उसे ऑब्जर्व किया जा रहा था वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी। साइंटिस्ट ने यहां तक सोचा कि हो सकता है कि हमारे से इस एक्सपेरिमेंट को करने में कोई गलती हो रही हो। उन्होंने डिटेक्टर्स हटा दिए, उन्होंने फिर से वो फोटॉन्स डबल स्लिट से छोड़ना चालू करा, और वो डिटेक्टर्स हटाने के बाद अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो जाता है पीछे डिटेक्शन वॉल पे। और ये वाला एक्सपेरिमेंट काफी बारी करके देखा गया, विद डिटेक्टर्स, विदाउट डिटेक्टर्स। और जब कभी भी साइंटिस्ट डिटेक्टर्स लगाकर फोटॉन्स को फायर कर रहे थे डिटेक्शन वॉल की तरफ, तो फोटॉन्स पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। डिटेक्शन वॉल पे दो पैचेस बन रहे थे,
पीछे की तरफ, और जब उन्होंने वो डिटेक्टर्स हटा दिए थे तो फोटॉन्स इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट कर रहे थे। तो साइंटिस्ट इस चीज को देख के चौंक गए, और आज की डेट में जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस समय पर भी साइंटिस्ट के पास ऐसा क्यों हो रहा है इसका कोई जवाब नहीं है। तो इस चीज को सिंपल करने के लिए साइंटिस्ट ने केवल एक ही चीज बोली, लाइट का डुअल नेचर होता है, वो वेव भी है वो पार्टिकल भी है। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन लाइट का साइंस के पास में आज तक नहीं है। तो दोस्तों अब आप एक चीज छोटी सी सोच के देखोगे, जब हम स्पेस की बात करते हैं 95% ऑफ द स्पेस को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को पता ही नहीं है कि वहां पे क्या है। डार्क मैटर क्यों बोला है? क्योंकि जब एक टेलीस्कोप से उस चीज को ऑब्जर्व करा जाता है तो केवल काला काला दिखता है, बट जब एक्सरे रेडिएशन के साथ में उसे ऑब्जर्व किया जाता है तो वहां पे कुछ तो है बट काला है, दिखाई नहीं देता, तो इसलिए उसको डार्क मैटर बोल दिया है। तो हम नहीं जानते 95% ऑफ द स्पेस। और उसी के साथ अगर हम माइक्रो लेवल पे आ जाए, मैक्रो लेवल से, तो माइक्रो लेवल पे भी हम नहीं जानते कि क्या चल रहा है और लाइट ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। इससे तो यही पता लगता है दोस्तों कि लाइट की अपनी खुद की एक कॉन्शियसनेस है, जिससे पता है लाइट को कि जब उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है तब वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, और जब उसको ऑब्जर्व नहीं करा जा रहा है तब वो एक वेव की तरह बिहेव कर रही है। आप चाहो तो खुद भी ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपने बाल की मदद से करके देख सकते हो। लेजर लाइट बहुत सिंपली अवेलेबल होती है हर जगह पे, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप डेफिनेटली ट्राई करना और देखना कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या आपके पास भी वेव क्रिएट हो रही है। आपने वीडियो यहां तक देखा है तो दोस्तों आई एम डैम श्योर कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग तो लगा होगा, बट हमारे चैनल पे हम इस तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं। और हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि पिरामिड्स किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया करते थे, जिसके साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं। उस वीडियो के हाइलाइट्स आप लोगों के लिए ये रहे। दोस्तों क्या आपको पता है पिरामिड्स को बनाया गया था एंशिएंट टाइम में एनर्जी जनरेट करने के लिए, और सेम उसी कॉन्सेप्ट पर निकोलस टेस्ला ने भी अपना एक एनर्जी जनरेशन डिवाइस क्रिएट किया था, और उसका एक सक्सेसफुल टेस्ट भी किया गया था, और जिसके लिए उन्होंने 1905 में पेटेंट तक फाइल करा था। मगर वो पेटेंट केवल पेटेंट तक ही रह गया, क्योंकि फ्री एनर्जी वर्ड सुनते के साथ ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की रातों की नींद चली जाती है, और वो कोई भी ऐसी इन्वेंशन को मार्केट में कभी आने नहीं देती है।